साथियों, तो जो हमारे समुद्र हैं वो उतने गहरे नहीं हैं जितना हम लोग सोचते हैं कि समुद्र गहरे हैं। उतने ये गहरे नहीं हैं। तो आज मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा कि समुद्र क्या है और वो कितने गहरे हैं। आज मैं बताऊंगा आपको। ये है हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ऊपर की सीमा है उसको मैं बताऊंगा। जो ऊपर की सीमा है ये जो है इसको बोलते हैं क्रस्ट या भूपर पट्टी। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं या भूपर पट्टी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट या भूपर पट्टी। तो ये जो भूपर पट्टी है इसकी मोटाई की बात की जाए, इसकी ऊंचाई की भी बात की जाए तो ये है 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। अगर आमतौर पर हम घर बनाते हैं तो हमारी छत जो होती है, छत की मोटाई लगभग कितनी होती है? 4 या 5 या 6 इंच तक होती है। अगर कोई ट्रैक होता है या जो पुल होता है उसकी मोटाई रखी जाए तो वो 3 या 4 फुट तक होती है। अगर कोई लोडेड गाड़ी या ट्रैक बनाना हो तो वो 5 या 6-7 फुट तक हो सकता है। लेकिन ये जो भूपर पट्टी है, ये जो क्रस्ट है, इसकी ऊंचाई 100 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 100 किलोमीटर। अब 100 किलोमीटर में होता क्या है, इससे नीचे जो एरिया है, इसके जो नीचे का एरिया होता है वो होता है करोड़। क्या होता है? करोड़। ये होता है करोड़। और जो बीच में होता है उसे बोलते हैं मेंटल। इसको बोलते हैं मेंटल। जो मेंटल होता है, विशेषकर जो भूकंप आते हैं, जो भूकंप आते हैं, ध्यान से याद रखना, वो मेंटल से ही आते हैं। जो मेंटल होता है उससे ही भूकंप ऊपर को आते हैं। अब बताता हूं मैं समुद्र के बारे में। तो जो समुद्र है वो कहीं कहीं, ये मान के चलो, यहां पृथ्वी पर ये है प्रशांत महासागर, ये हो गया हिंद महासागर, ये हो गया अटलांटिक महासागर, यहां कोई और महासागर जोड़ दो। इस तरह से ऊपर सागर हैं। तो सोचा जाए तो जो समुद्र है वो उतने गहरे नहीं होते हैं। दुनिया का सबसे गहरा समुद्र मिरियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में एक जगह है जिसका नाम है मिरियाना ट्रेंच, उसकी गहराई जो है वो लगभग 11 किलोमीटर है। कितनी है? लगभग 11 किलोमीटर है। अगर एग्जैक्ट बात की जाए, जो एग्जैक्ट उसकी ऊंचे जो गहराई है वो है 10,984 मीटर। कितनी है? 10,984 मीटर। 11 किलोमीटर भी पूरी नहीं है, लेकिन आमतौर पर उसको 11 किलोमीटर हम लोग मानते हैं। जो दुनिया का सबसे ऊंचा बिंदु है, कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा बिंदु है माउंट एवरेस्ट। इस तरह से कुछ पहाड़ियां भी है। कहीं ये हमारी जो धरती है वो जियोड आकृति की है, वो बिल्कुल सपाट आकृति की नहीं है। वो कैसी है? जियोड आकृति है। जियोड आकृति होती है कहीं से ऊपर उठी हुई और कहीं से अंदर को धसी हुई। इस आकृति को बोलते हैं जियोड आकृति। ये आकृति बिल्कुल गोल मटोल नहीं होती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसकी स्टडी करने के लिए, धरती की स्टडी करने के लिए कुछ जो काल्पनिक है, जैसे ये जगह ऊपर उठी है तो यहां से ऊपर को काटकर इसको बिल्कुल गोल बनाया गया है। जो नीचे बैठी हुई जगह है, जो ऊपर की है, उसको काटकर वो लगभग में बनाया गया है। लेकिन एक्चुअल में जो धरती की आकृति है वो जियोड आकृति है, बिल्कुल गोल आकृति नहीं है। तो बात करते हैं आज समुद्र की। अब जो मिरियाना ट्रेंच है, दुनिया का सबसे ऊंचा गहरा समुद्र जो है, मैंने यही बताया कि गहरा जो समुद्र है, समुद्र ज्यादा गहरा नहीं होता है। जब पूरी धरती की बात की जाए तो समुद्र बिल्कुल उतना गहरा नहीं है। पूरी पृथ्वी का पानी एक साथ इकट्ठा किया जाए, पूरी धरती का पानी इकट्ठा किया जाए तो धरती का 1% बनता है। कितना बनता है? वो धरती का 1% ही बनता है। और मिरियाना ट्रेंच की जो गहराई है, सबसे नीचा जो गहरा समुद्र है मिरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में, वो है 10,984 मीटर। और जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई है कितनी है? 8,850 मीटर उसकी
ऊंचाई है, मतलब 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, जो कि नेपाल में है, एशिया में पड़ता है, नेपाल वहां पर है। तो जो ये मेंटल की बात की जाए, अब मेंटल से क्या होता है, कई बार जो अंदर मैग्मा होता है, मैग्मा जो है वो एक वृत्तीय आकार में घूमता है। पहले भी मैं कई क्लासों में ये पढ़ा चुका हूं कि अंदर का जो मैग्मा होता है वो क्रिस्टल में किस तरह से घूमता है, एक वृत्तीय आकार में घूमता रहता है, और उसमें उथल पुथल होने के कारण जो टेक्टोनिक प्लेटें होती है, उनमें कई बार दरार हो जाती है, और यहाँ का मैग्मा बाहर निकल जाता है। अब यहाँ का मैग्मा जब बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं लावा। जब मैग्मा अंदर होता है, दहकता हुआ मैग्मा जब अंदर होता है तो उसको बोलते हैं मैग्मा। लेकिन जब ये धरती के बाहर निकल जाता है ज्वालामुखियों के रूप में, जब ये बाहर निकल जाता है तो फिर इसको बोलते हैं मैग्मा। और ये जो मैग्मा ठंडा हो जाता है तो ये एक चट्टान का निर्माण करता है, जिसे अग्नि चट्टान कहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी है। तो ये अग्नि चट्टान का निर्माण करते हैं, इससे कठोर पत्थर बन जाता है, और ये सबसे पहला निर्माण माना जाता है चट्टानों का, ये क्योंकि ये सबसे पहली चट्टान मानी जाती है। तो जब ये ठंडी हो जाती है तो एक पत्थर का रूप ले लेती है, जो आमतौर आपके घर में, हमारे घर में, रोड में कहीं भी पत्थर का यूज होता है तो ये यहीं से लावा से बनी हुई चट्टानें होती है। फिर मशीनों के द्वारा जो कहीं कटाई चली होती है, रॉक की कटिंग चली होती है, सड़कों की कटाई चली होती है, 4 लाइनों में, तो उसको ब्रेकर से इसको तोड़ तोड़ कर छोटे पत्थर बना दिए जाते हैं, और इतना कई बार छोटा बना दिया जाता है कि हम इसे गिट्टी या बालू के रूप में अपने घरों में यूज करते हैं। जो बालू है, रेत है, ये भी क्या है, चट्टान का एक सबसे छोटा रूप जो है वो बालू है। चट्टान का सबसे छोटा रूप जो है वो बालू है। और जो घरों में यूज करते हैं, हम ईंट यूज करते हैं, जो पत्थर की ईंट होती है उसको भी यूज करते हैं, जैसे बलुआ पत्थर की यूज करते हैं, हम ग्रेनाइट का यूज करते हैं। तो ये चूना पत्थर के अपरूप हैं, चूना पत्थर से बना हुआ ये पत्थर है। और जब छोटा बन जाता है गिट्टी, तो आपने देखा कई बच्चे गिट्टियों को खेलते हैं, गिट्टियों के 5 गिट्टी होते, कभी एक ऊपर उठाते, फिर एक उठा लेते हैं ऊपर उठा के, फिर दूसरे राउंड में 2 को उठा, एक ऊपर फेंकेंगे, 2 उठा लेंगे, तीसरे राउंड में 3 को उठा लेंगे। इस तरह से जो बच्चे होते हैं, खासकर बच्चियां होती है, वो इससे खेलती है। तो जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो ठंडा हो जाता है। अब कई बार कैसा होता है कि ये जो यहाँ पृथ्वी होती है, धरती जमीन होती है, वहां से मैग्मा अगर बाहर निकलता है तो ज्वालामुखी के रूप में वो बाहर निकलता है। तो होता क्या है, जब ये मैग्मा बाहर निकलता है, अगर जंगलों में बाहर निकलता है, अब मैं बताऊंगा कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, जो हमारे तेल है, खनिज है, कोयला है, उनका निर्माण कैसे होता है। आपने सबने पढ़ा तो होगा कि ये करोड़ों साल पहले का निर्माण होता है। तो होता कैसे है, जब मैग्मा बाहर निकलता है ज्वालामुखियों के रूप में, तो जंगलों में, कई बार जंगलों में ये फट जाता है, तो एक जब ऊपर फट जाता है तो इसके नीचे, मैग्मा के नीचे जंगल, पूरे जंगल के जंगल दब जाते हैं, उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं, सारे वनस्पति होते हैं, उसके नीचे दब जाती है। लेकिन होता क्या है, ये जलते नहीं है। अब जलते क्यों नहीं, आप लोग बोलते होंगे कि जो लावा होता है वो इतना गर्म होता है, लेकिन फिर भी वो जलता नहीं है। क्यों नहीं जलता है, मैं आपको ये बताता हूं। जब लावा पेड़ों को, वनस्पतियों को नीचे दबा देता है तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, पेड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती है। और जब किसी वस्तु को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाए तो उसका पूर्णतः दहन नहीं होता है। जो बल्ब होते हैं हमारे घरों में, उसकी भी कुछ ऐसी ही कंडीशन होती है। जैसे बल्ब में जो ऑक्सीजन होती है उसकी अनुपस्थिति होती है, वहां पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है। तो कारण क्या होता है कि उसमें जब रॉड लगी होती है, जब हम विद्युत गुजारते हैं तो उस रॉड को क्या करता है, विद्युत जलाता है, उसका दहन करता है। लेकिन उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण उसका पूर्णतः दहन नहीं होता है। उसमें जो है गैस होती है, ऑर्गन गैस होती है। जैसे ऑर्गन गैस में नाइट्रोजन, हीलियम, नियोन और क्रिप्टन जैसी गैसें होती है, जो कि एक निष्क्रिय गैस होती है। निष्क्रिय गैस का मतलब होता है कि वो किसी जलाने का काम नहीं करती है। ठंडी गैसें होती है, वो जलाने का काम नहीं करती है। ऑर्गन गैस ज्यादातर जो है वो यूज होती है बल्ब में। तो जब
ऑक्सीजन में वो जलता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो छड़ जलती है, तो वो उसका पूर्णतः दहन नहीं होता है, और वो हमें उसका दहन होता रहता है लेकिन पूर्णतः दहन नहीं होता है। तो इसलिए बल्ब जो हमें प्रकाश देता रहता है, जलता रहता है, लेकिन जब उसको हम ऑक्सीजन के संपर्क में ले जाए तो वो एकदम ही उसका दहन हो जाएगा, अर्थात वो फ्यूज हो जाएगा, बल्ब जिसको बोलते हैं बल्ब का फ्यूज होना। तो वापिस टॉपिक पे आते हैं, जब कोई वनस्पति नीचे दब जाती है तो उसका पूर्णतः दहन नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसको मिलती नहीं, तो वो लावा के नीचे जो है वो दफन हो जाता है, दब जाता है। और फिर करोड़ों वर्ष के बाद ये फिर पेट्रोलियम का निर्माण करता है। क्या करता है? पेट्रोलियम का निर्माण करता है। ये जब कोई पशु हो, इंसान हो, जीव हो, पेड़ पौधे हो, जब लावा के नीचे दब जाते हैं तो ये कई सालों बाद, करोड़ों वर्षों के बाद, लाखों वर्षों के बाद ये फिर पेट्रोलियम का निर्माण करते हैं। आज जो हम तेल अपने घरों में यूज करते हैं, अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं, ऐसा है कि ये कई करोड़ों वर्ष पहले जो है वो किसी अवशेष से बना है। ऐसा भी हो सकता है किसी जानवर का बना हो जो हम आजकल यूज करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो वनस्पति का भी हो सकता है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जब मेंटल है, मेंटल से जो लावा ऊपर उड़ता है, ये तो बताया मैंने जमीन पे फटने की बात। अब लावा कई बार ऊपर उड़ता है और ये समुद्र में जाकर ये फटता है। जब समुद्र में जाकर फटता है तो समुद्र को ऊपर धक्का देता है। ये क्या करता है? समुद्र को ऊपर को धक्का देता है, तो इससे क्या होता है? भूकंप की वजह से सुनामी आती है। जब मेंटल से जो लावा है, जो मैग्मा है, वो समुद्र में फटता है तो उसको कहते हैं सुनामी का आना, मतलब वो सुनामी आती है। किसी कटोरी में आप किसी कटोरी में पानी भरे और नीचे से धपक से उसको मारे, नीचे से उसको मारेंगे तो उसको सुनामी आ जाएगी, क्योंकि पानी तो उछलेगा। तो समुद्र में भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है और वहां पर सुनामी आ जाती है। अब तीसरी कंडीशन में क्या होता है? तीसरी कंडीशन में ऐसा होता है कि जब मेंटल ऊपर निकलता है, जब मेंटल से ये जो लावा है ये ऊपर उड़ता है, ऊपर उड़ता है और बिल्कुल फाड़ नहीं देता है, जमीन को फाड़ नहीं देता है, लेकिन जमीन को ऊपर कचका देता है, ऊपर उठा देता है, जमीन को ऊपर उठा देता हो। और इसी वजह से जो डेजर्ट है हमारे, उनका निर्माण होता है। जो हमारा सहारा मरुस्थल है, सहारा जो रेगिस्तान है, ये इसी का उदाहरण है। कई करोड़ों वर्ष पहले ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि जो सहारा मरुस्थल है वो भी एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र हुआ करता था, वो बहुत बड़ा समुद्र हुआ करता था। लेकिन नीचे से जब मेंटल से लावा बाहर निकला तो बिल्कुल फटा नहीं, लेकिन जमीन को उसने टेढ़ा कर दिया, तो जमीन जो है वो समुद्र से बाहर निकल गई। इस तरह से समुद्र से बाहर निकल गई, और जो बाहर निकल गई वो तो मरुस्थल का निर्माण हो गया, उसका डेजर्ट का निर्माण हो जाता है। जो सहारा डेजर्ट है ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मैंने बताया कि जो हमारे मेंटल से जो लावा है वो किस तरह से बाहर निकलता है और पर्वतों का निर्माण करता है, और ये किस तरह से पेट्रोलियम का निर्माण करता है। अब कई बार समुद्र में जो है, समुद्र में लावा निकलता है और लावा के नीचे मैंने जो बताया जंगल दब जाते हैं, उस प्रकार समुद्र में भी वनस्पति होती है, वहां पर भी जीव जंतु होते हैं, वो लावा के नीचे दब जाते हैं और उसी कारण से समुद्र में पेट्रोलियम का भी निर्माण हो जाता है। आपको पता है बड़े बड़े जहाज होते हैं, बड़े बड़े शिप होते हैं, बहुत भयानक शिप होते हैं, तो जो समुद्र में खड़ा किया जाता है तो वहां से एक पाइप लगाकर नीचे उसका वोर करके अंदर से वहां से क्या पेट्रोलियम निकाला जाता है। वो फ्यूल जो हम हवाई जहाज में यूज करते हैं, गाड़ियों में यूज करते हैं, कई प्रकार से हम उसको यूज करते हैं, तो वो कई जीवों का अवशेषों से है बना हुआ है और कई वनस्पतियों से बना हुआ है। तो ये था आज मेरा टॉपिक, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से समुद्र है हमारी धरती पर। समुद्र उतने बहुत बड़े नहीं है, पूरी धरती का पानी मिला दिया जाए तो वो धरती का केवल 1% ही पानी बनता है, और 100% में से लगभग 97% पानी जो है वो खारा है, हमारे यूज करने के लायक नहीं है। 2% पानी जो है वो नीचे धरती के नीचे
धरती के नीचे बर्फ के रूप में जमा है। कुछ ऊपर भी है रशिया जैसे देशों में, कुछ हमारे हिंदुस्तान में भी है ग्लेशियर, लेकिन जो बहुत बड़ा है नीचे जो अंटार्कटिका है वहां पे बर्फ ही बर्फ है। तो 2% पानी जो है वो बर्फ के रूप में जमा है। केवल 1% पानी है जिसको हम यूज कर सकते हैं, पशु पक्षी यूज कर सकते हैं, हम इंसान यूज कर सकते हैं। तो केवल 1% पानी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। पूरे 1% में से भी 1% पानी जो जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।